Hello everyone, myself Dr. Arpit Kumar Pathak, Assistant Professor, Department of Chemistry, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर थर्ड यूनिट का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, जिसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके परिचय के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, इसको हम कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री की नज़र में क्या परिभाषा है, उसकी अपन बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से कार्बन परमाणु प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन एलिमेंट यहाँ पे आपका उपस्थित होता है। जो अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन बात करें ग्लूकोज, एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज में आप देखते हैं C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है, जिसमें आप देखते हैं कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होते हैं एवं हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात होता है वो आपका होता है 2:1 में आपका यहाँ पे इसके बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, 2:1 में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व आपके उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल परिभाषा है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच में आपका 2:1 का रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। और इसका एक सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट में बताया गया है, वो है CxH2O का होल Y। ये आपका एक एग्जैक्ट सूत्र होता है, CxH2O का होल Y से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आपके शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब आपके इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन तत्व भी उपस्थित होता है, ऑक्सीजन तत्व उपस्थित भी होता है और इनके बीच में अनुपात 2:1 का भी होता है। लेकिन वो उसको हम कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे कि अपन बात करें HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आप देख रहे हैं कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो 2:1 का रिलेशनशिप भी यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है। लेकिन ये आपका कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रेट है, H2O वाली कंडीशन यहाँ पे इस फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं आती है। जैसे कि उसी पर अपन बात करें एसिटिक एसिड की, CH3COOH। तो कार्बन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और आप यहाँ पे देख रहे हैं 2:1 में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात भी है। लेकिन ये आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसके अलावा कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में नहीं होता है। जैसे कि अपन बात करें रेमनोज जो आपका होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब इसका अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखते हैं तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। जैसे कि इसका होता है C6H12O5। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 12 परमाणु है और ऑक्सीजन के 5 परमाणु है। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से 2:1 का अनुपात है वो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन इनको हमने कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा है। तो शुरुआत में जो कार्बोहाइड्रेट देखा गया था उसमें देखा गया था कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व उपस्थित होते हैं और साथ ही हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ऐसा शुरुआत में माना गया था और इसका एक सामान्य सूत्र बनाया गया है CxH2O का होल Y। मतलब कुल मिला के कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन ये कार्बन के जो हाइड्रेट है वो यहाँ इसमें और इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। इस वजह से इनको अपन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बाकी ये वाला और ये वाला रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है। रेमनोज में 2:1 वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपके कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए अपन उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जब बाद में ये सब परिभाषाएं आपकी सही साबित नहीं होती है तो फिर बाद में एक सामान्यता कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक रिलेशनशिप निकाला गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो यहाँ पे अब जो नई परिभाषा निकल के आती है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इनको अपन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो आज के समय में आपको कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या है तो ये तो अपन सामान्य फॉर्मूला बताते हैं CxH2O का होल Y। और अगर सही संबंध में इसकी परिभाषा लिखी जाए तो वो है आपकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या
कीटोन जिसको हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में हम रखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने शब्द आ रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मतलब दो से ज्यादा, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी दो या दो से ज्यादा है तो OH समूह ज्यादा है, और साथ में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है आपका एल्डिहाइड या कीटोन। ऐसे यौगिक को हम कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अपन बात करें, आपका एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज आप देखते हैं तो ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। उसी प्रकार एक सामान्य एग्जांपल अपन और लेते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो आपका क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य संबंध है वो क्या है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का आपका एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का आपका एग्जांपल हो गया फ्रक्टोज। इस दो कैटेगरी में इसको अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं, इसमें ये फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है ये, और कुल मिला के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ पे आपके दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे, OH तो दो या दो से ज्यादा होंगे, और आपका एल्डिहाइड या कीटोनिक क्रियात्मक समूह आपका उसके साथ में उपस्थित होता है। अब ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसको इस चैप्टर में हमें आगे और पढ़ना है, उसके डिटेल स्टडी अपने को करनी है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर किस किस प्रकार से होती है वो अपन आगे देखेंगे। अभी जस्ट अपन जनरल बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की नामकरण एवं उसकी वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अपन ने कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दो शब्द आ रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो नामकरण के लिए यहाँ पे एक अनुलग्न, जिसको अपन कहते हैं सफिक्स लगता है, अनुलग्न जो लगता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, जो लगता है आपका ऑस, ठीक है। क्या लगता है यहाँ पे, ऑस अनुलग्न यहाँ पे लगता है। जैसे कि आप बात करें, अभी अपन देखेंगे इसको एग्जांपल के माध्यम से उसको समझेंगे। और ऑस अनुलग्न लगता है, और वे एल्डिहाइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड। जैसे कि OH कार्बोहाइड्रेट अपने का है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो OH क्रियात्मक समूह तो होगा ही होगा, साथ में ही मुख्य क्रियात्मक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह की अपन बात करें, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो उसको हम कहते हैं, एक श्रेणी में रखते हैं एल्डोज। इस श्रेणी में रखते हैं इसको एल्डोज श्रेणी में रखा जाता है। ALD एल्डिहाइड से आया है, और OSE यहाँ से जो सफिक्स की बात कर रहे हैं वहां से आया है। तो ये आपका एल्डोज श्रेणी में रखा जाएगा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह में आपका एल्डिहाइड है तो उसको अपन एल्डिहाइड एल्डोज कहेंगे। यदि अगर मुख्य क्रियात्मक समूह आपका कीटोन है तो उसको कहा जाता है कीटोज। क्या कहते हैं अपन इसको, कीटोज श्रेणी में रखते हैं। इसकी तो यहाँ पे कीटोज शब्द दो शब्द से कीट प्लस ऑस, कीटो जो शब्द आया वो कीटोन से आया है, और ऑस आपका आया है इस अनुलग्न से आपका आया है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से साधारण नामकरण, एक सिंपल सा नोमेनक्लेचर। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोज कहा जाता है, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह आपका कीटोन है तो उसे अपन कीटोज कहते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे इसके नामकरण की श्रेणी में कार्बन परमाणु की संख्या को भी साथ साथ में देखा जाता है, ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर भी इनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि अपन बात करें, शुरू करते हैं, जैसे कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, ठीक है ना। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसका जो नाम होगा वो है आपका टेट्रोज। क्या नाम है, टेट्रोज। 4 कार्बन का टेट्रा, टेट्रा प्लस ओज आपका बनता है टेट्रोज शब्द बन रहा है। तो इस टेट्रोज कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने इसका नामकरण किया है। अगर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे टेट्रोज कहा जाता है। यदि अगर यही 5 हैं तो उसको हम कहेंगे पेंटोज। क्या कहा जाता है इसको, पेंटोज हम कहेंगे।
6 कार्बन है तो हेक्सोस कहा जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अपन नामकरण कर रहे हैं। एल्डिहाइड है तो उसका नामकरण हो जाएगा एल्डोस कैटेगरी में आएगा। कीटोन तो ये आ जाएगा आपका कीटोस। फिर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर बात करें तो 4 कार्बन परमाणु संख्या है तो टेट्रोस कहा जाता है, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी दो अलग अलग कैटेगरी में। अगर कार्बोहाइड्रेट मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो एल्डोस कैटेगरी में जाएगा, कीटोन है तो कीटोस, और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। तो जैसे कि हमने एक जनरल 6 कार्बन तक अपन देख रहे हैं, 6 कार्बन तो हेक्सोस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस। ठीक है, और इससे ज्यादा 7 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हेप्टोस, इस प्रकार से इसका नामकरण चलता रहता है। ठीक है, अपन मुख्य रूप से 6 कार्बन तक की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका नामकरण। अब बात करते हैं आगे नामकरण की कैटेगरी में और थोड़ा सा अपन देखेंगे। ठीक है, अभी एक जनरल कैटेगरी को अपन डिवाइड की है, एक हो गया एल्डोस और एक हो गया कीटोस। एल्डोस का मतलब हो गया ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह रूप में एल्डिहाइड है, और कीटोन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह रूप में आपका कीटोनिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब बात करते हैं आगे इसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपका शर्करा सुगर और एक है आपका अशर्करा नॉन सुगर। मतलब कार्बोहाइड्रेट को 2 क्लासों में हमने डिवाइड किया है, 2 भागों में हमने इसको वर्गीकरण किया। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन इसका देख रहे हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी है आपकी शर्करा सुगर कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट देखते हैं हम, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, तो उनको सबसे पहले वर्गीकरण किया गया। तो एक रखा गया शर्करा सुगर कैटेगरी में और दूसरा रखा गया इसको अशर्करा नॉन सुगर, और इसको हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड भी इसको कहा जाता है। और ये जो शुगर शर्करा जो है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेकेराइड। ठीक है, तो 2 मुख्य कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई आपकी, शर्करा और एक है आपकी अशर्करा। तो शर्करा पहले अपन देखते हैं। तो शर्करा में ये इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद में ये आपके क्या होते हैं, मीठे होते हैं, और जल में विलय होते हैं। ठीक है, जल में विलय। जो सेकेराइड की बात करें, सेकेराइड शब्द का मतलब ही होता है आपका शर्करा शब्द। जो वर्गीकरण पहला है शर्करा, उसमें इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है कि क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं। ठीक है, ये आपकी शर्करा के मेन प्रॉपर्टी है। अब इस शर्करा को भी जल अपघटन के होने या नहीं होने के हिसाब से इसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, अणु की जटिलता और जल अपघटन की संभावना के आधार पर इस शर्करा को हमने 2 कैटेगरी में पुनः इसको डिवाइड किया है। इसको शर्करा, इसमें एक तो हमने डिवाइड किया है मोनोसेकेराइड में, इसमें किया है मोनोसेकेराइड। दूसरी कैटेगरी है आपकी ओलिगोसेकेराइड। कौन सी कैटेगरी है, ओलिगोसेकेराइड। इन 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया गया। किस आधार पे, जो आपके शर्करा है या सेकेराइड है उसकी जटिलता एवं उसकी जल अपघटन से प्राप्त होने वाले उत्पाद के आधार पर इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक है आपका मोनोसेकेराइड और दूसरा है आपका ओलिगोसेकेराइड। तो शर्करा क्या हो गया, क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और इसको हमने फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड।
तो पहले अपन बात करते हैं इस मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड में जो मोनो शब्द है इसका मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे शर्करा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक ही यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब इसके जल अपघटन से कोई कार्बोहाइड्रेट की कोई दूसरी इकाई हमें प्राप्त नहीं होती है, उसे हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड का सीधा सा मतलब ये है कि इसका जल अपघटन नहीं होता है, या फिर जल अपघटन से कोई हमें कार्बोहाइड्रेट की कोई इकाई हमें प्राप्त नहीं होती है, तो उसको हम कैटेगरी में रखेंगे, मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं। और इस मोनोसेकेराइड के आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, मेनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ये सब आपकी मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब केवल ये एक ही प्रकार की यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, इनके जल अपघटन से आगे कोई कार्बोहाइड्रेट की इकाई हमें प्राप्त नहीं होती है, या इनका जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेकेराइड की श्रेणी में हम रखते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसके मुख्य एग्जाम्पल हो गए आपके। ठीक है, ये आपकी इस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। गैलेक्टोज है, मेनोज है, सब आपके मोनोसेकेराइड की इकाई में आपके आते हैं। अब बात करते हैं इस मोनोसेकेराइड की जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2nOn, CnH2nOn, ये इसका सामान्य सूत्र होता है, CnH2nN। यहाँ पे N बराबर कार्बन परमाणु की संख्या है, जो कि आपकी 2, 3, 4, 5 हो सकती है। ठीक है, N बराबर क्या हो सकता है? 2, 3, 4, आगे इस प्रकार से आपकी बढ़ती जा सकती है। तो मोनोसेकेराइड ऐसे सेकेराइड जिनका जल अपघटन नहीं होता है, या केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, एक ही यूनिट होती है, उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, और N बराबर 2, 3, 4 है। और यहाँ पे मोनोसेकेराइड में भी अपन बात करें तो मोनोसेकेराइड की बात वही होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अगर ये मोनोसेकेराइड, अभी अपन बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो उसको अपन एल्डोस कहेंगे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसको अपन कीटोस कहेंगे। ये भी अपन 2 मिनट पहले अपने इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और साथ ही साथ कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने बात करी थी। 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस। ठीक है, जैसे कि मोनोसेकेराइड की बात करें, अगर आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मोनोसेकेराइड में क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, उसका नाम क्या होगा? एल्डोस। और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोस। यदि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, जैसे कि अपन बात करें 6 कार्बन परमाणु की संख्या है, तो इसको हम अगर एल्डोस कैटेगरी में आ रहा है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोहेक्सोस। ठीक है, एल्डोहेक्सोस। एल्डो का मतलब हो गया इसमें क्रियात्मक समूह ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। और हेक्सोस का मतलब क्या होगा? इसमें 6 कार्बन है। यही अगर आपका कीटोन क्रियात्मक समूह, इसको हम क्या कहेंगे? कीटोहेक्सोस। क्या कहा जाएगा इसको? कीटोहेक्सोस। ठीक है, 6 कार्बन परमाणु की संख्या क्या था इसको हमने समझा है। तो एल्डोहेक्सोस का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज आ जाएगा, मेनोज आ जाएगा, सब वो इस कैटेगरी में आएंगे। कीटोहेक्सोस में क्या आ जाएगा आपका? फ्रक्टोज। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट होती है, जल अपघटन नहीं होता है, और मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में अगर आपका एल्डिहाइड है तो उसको अपन एल्डोस कहेंगे, कीटोन है तो कीटोस कहेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो एल्डोहेक्टोस, कीटोहेक्टोस। इस प्रकार से इसका नामकरण आपका होता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट की पहली कैटेगरी, मोनोसेकेराइड। ठीक है, क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट जो शर्करा का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो था आपका ओलिगोसेकेराइड। इसी के बाद बात करेंगे मोनोसेकेराइड में क्या होगा? केवल एक ही कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होगी,
और इनका जल अपघटन नहीं होता, उनको अपना नाम दिया था मोनोसेकेराइड। अब यहाँ पे शब्द आ रहा है ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगो शब्द का जो मतलब है, ओलिगो शब्द का मतलब होता है फ्यू, कुछ, मतलब ज्यादा। मतलब मोनोसेकेराइड तो एक ही यूनिट होगी, लेकिन ओलिगोसेकेराइड में कुछ मतलब होता है 2 से लेकर 10 के बीच में, नहीं 2 से लेकर 10 के बीच में, मतलब कुछ कुल मिला के एक मोनोसेकेराइड की इकाई है वो आपकी क्या होगी, फिक्स होगी। मतलब 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड आपके बनाएंगे। ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक, कहां तक, कुछ संख्या फिक्स कर दी, 2 से लेकर 10 तक है, कुछ संख्या तक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाती हैं। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड को मिला के एक सिंपल सा मतलब ये हो गया कि ये आपका बहुत छोटा पॉलीमर है, बहुलक है, इसको अपन इस कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड का मतलब हो गया कुछ मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। या फिर ओलिगोसेकेराइड की हम परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 या 10 तक, 2 या 2 से कुछ अधिक हमें मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, तो उसे हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अगर ओलिगोसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड इकाई से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे डाइसेकेराइड। अगर 3 से मिलकर बना हुआ है तो ट्राइसेकेराइड, 4 से मिलकर बना हुआ है तो टेट्रासेकेराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण हम करते हैं। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पेंटासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, तो इसको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड की श्रेणी में। मतलब कुछ मोनोसेकेराइड इकाइयां जो कि निश्चित संख्या में है वो आपस में मिलकर ओलिगोसेकेराइड मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। जैसे डाइसेकेराइड की हम बात करें तो आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो 2 यूनिट बना होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, 2 आपस में मिलकर डाइसेकेराइड सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सुक्रोज आपका एग्जांपल है ओलिगोसेकेराइड में, क्योंकि इसके जल अपघटन से हमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की 2 इकाइयां अलग अलग प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट आपका है सुक्रोज के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है लैक्टोज। वो भी आपका डाइसेकेराइड कैटेगरी में आता है। जो लैक्टोज बना हुआ होता है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है लैक्टोज। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाता है माल्टोज। ये सब आपकी डाइसेकेराइड कैटेगरी में आपकी आते हैं। तो ये अपन ने बात करी ओलिगोसेकेराइड में 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपकी जुड़ी हुई होती हैं और आपकी ये इस प्रकार से ओलिगोसेकेराइड मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड का मतलब क्या हो गया, डाइसेकेराइड का मतलब हो गया 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, जो कि हम आगे इसके नेक्स्ट में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट आपका जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है वो है आपका पॉलीसेकेराइड या अशर्करा। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, अशर्करा या पॉलीसेकेराइड। अशर्करा या फिर इसको क्या कहेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अक्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होंगे, मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जल में घुलनशील भी नहीं होते हैं, जल में मिले भी नहीं होते। ठीक है, ये इनकी मुख्य प्रॉपर्टी होती है। बात करें हमने पॉलीसेकेराइड की, तो जैसे कि बात करें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, थर्ड कैटेगरी की आती है पॉलीसेकेराइड। जैसा कि जानते हैं पॉली शब्द बहुत सारे अणुओं के लिए होता है। जैसे कि हम बात करें पॉलीमर में, तो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं उसे हम अशर्करा या पॉलीसेकेराइड कैटेगरी में रखा जाता है। स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जल में घुलनशील भी नहीं होते हैं, नॉन क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय प्रकृति के आपके होते हैं। और पॉलीसेकेराइड में अपन बात करते हैं तो ये आपका स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ग्लाइकोजन,
स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर पॉलीसेकेराइड कैटेगरी में आते हैं। और ये जो पॉलीसेकेराइड है इसमें अगर इनका जल अपघटन किया जाता है तो मोनोसेकेराइड की बहुत सारी इकाइयां हमें प्राप्त होती हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि ओलिगोज में केवल 2 से लेकर 10 तक कुछ संख्या निश्चित थी, वहां तक हमें प्राप्त होते हैं मोनोसेकेराइड की इकाइयां, तो उसको हमने रखा था ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में। और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे अणु हमें प्राप्त होंगे मोनोसेकेराइड के, तो उसके हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे कि अपन बात करें स्टार्च, सेलुलोज, तो ये आपके जो है वो इसकी जो मोनोमर इकाइयां होती है इनकी क्या होती है, ग्लूकोज होती है, जो कि हम आगे इसकी पूरी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने चर्चा करी कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के बारे में, इनका नामकरण, इनका वर्गीकरण के बारे में हमने चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड हम लेंगे और जिसमें अपन बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिफाइन की गई है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, कितने OH समूह होते हैं, किस प्रकार से उसका निर्धारण किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।